वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। आई एम कोमल दीक्षित एंड इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ मेरी DSSB पीआरटी की क्या स्ट्रेटेजी रही थी या किस तरीके से मेरे जो मार्क्स थे वो 150 क्रॉस करे थे, या वैसे जो भी आप इसके रिलेटेड कमेंट्स है ना मैंने नोट डाउन कर लिए हैं कि आप लोग बेसिकली क्या जानना चाहते हो मुझसे, किन चीज़ों को लेके आपको क्वेरीज है। तो मोस्टली बच्चे DSSB और DSSB में भी DSSB पीआरटी वाले हैं जिनको जानने की स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, आपने कैसे तैयारी करी थी या आपने क्या क्या पढ़ा था, हमको कैसे पढ़ना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए, वैकेंसीज कब तक आएंगी, सो ऑन। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं ट्राई करूँगी कि आपके ऑलमोस्ट सारे ही डाउट्स क्लियर हो जाएं और जिन बुक्स को मैंने नहीं भी पढ़ा था मैं वो भी बोलूँगी आपको कि आप उसको पढ़ो और आपके पास टाइम है तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि पीजीटी की वैकेंसी आ गई है। 6 फरवरी तक 7 फरवरी तक उसके फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। उसके बाद हो सकता है नहीं टीजीटी की वैकेंसी आनी है, टीजीटी के बाद पीआरटी की वैकेंसी आनी ही आनी है। पीआरटी की वैकेंसीज ऑलरेडी नवंबर अक्टूबर तक आनी थी, बट आपको पता ही होगा कि जो एमसीडी है वो वैकेंसीज को आगे ही नहीं बढ़ा रहा है, जिस वजह से एमसीडी पर कोर्ट केस भी गया हुआ है। कोर्ट में भी मामला गया है कि आप वैकेंसी क्यों नहीं दे रहे हो, DSSB के पास वैकेंसी भेजो। तो हो सकता है कि जल्दी इसका रिप्लाई मिलेगा और तुरंत वैकेंसीज आ जाएंगी। तो जैसे ही वैकेंसी आएंगी तो आप ये मत सोचना कि आपको पेपर देने के लिए ना बहुत लंबा टाइम मिलेगा, अब वो किसी में भी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, पीआरटी हो। तो इसके देखो 2 रीज़न है। 2022 और 2023 में DSSB की तरफ से टीचिंग से रिलेटेड कोई भी एग्जाम नहीं हुआ है। ठीक है, तो 2 साल का ऑलरेडी गैप हो चुका है, तो आपका एग्जाम जल्दी होगा। सेकेंड 2024 आ चुका है और 2024 में इलेक्शन है। ठीक है, तो इलेक्शन की वजह से थोड़ा सा प्रोसेस सारे ही बोर्ड्स का फास्ट हो जाता है, तो थोड़ा सा लाइटली मत लेना, मतलब बिल्कुल लाइटली मत लेना। आप इस चीज़ को अपनी प्रिपरेशन में लग जाओ। जिसको कहीं भी नौकरी नहीं है या अभी तक नहीं लग पाई है तो इन हाउ कैसे भी करके एक नौकरी ले लो। ठीक है, उसके बाद अब आप लोग अपने आगे की प्रिपरेशन करते रहना। तो बिल्कुल जो बच्चे केवीएस में या बीपीएससी में सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं तो बिल्कुल आप लोग हाथ पैर मारने स्टार्ट कर दो और आपको प्रिपरेशन अच्छी लेवल की करनी पड़ेगी, क्योंकि DSSB में या दिल्ली में कंपटीशन बहुत है, ये आप भी जानते हो। पहले भी एग्जाम आपने दिए होंगे या प्रीवियस पेपर नहीं तो कट ऑफ आपने देखी ही होगी, तो आपको तैयारी तो देखो अच्छे लेवल की करनी पड़ेगी। अभी क्या होगा देखो, जैसे पीजीटी की वैकेंसी आई हुई है, लेट सपोज पीजीटी की वैकेंसी के 10 फरवरी तक फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो इसके बाद क्या होगा, थोड़े दिन बाद ही आप लोग देखना 15 फरवरी तक आपको एग्जाम की डेट देखने के लिए मिल जाएगी। एग्जाम की डेट आ जाएगी 10-15 दिन में, और जो आपकी एग्जाम डेट होगी और जिस दिन डेट आएगी ना उसके बीच में मुश्किल से 21 to 25 डेज का डिफरेंस होगा। ये भी DSSB इसलिए दे देती है क्योंकि एक लॉ है कि किसी भी एस्पिरेंट को या स्टूडेंट को किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन या किसी भी एग्जाम को देने से पहले कम से कम 21 दिन पहले उनको पता होना चाहिए कि उनके पास कब है उनका एग्जाम कब है। तो इसलिए DSSB 21 दिन दे देती है या हमें मिल जाते हैं किसी भी बोर्ड की तरफ से। अदरवाइज DSSB का बस चले तो फॉर्म भरते ही अगर उसको पेपर जल्दी कंडक्ट कराना है तो विदिन 1 वीक वो आपको डेट दे दे, तो ऐसे ही कुछ आपको देखने को मिल सकता है। प्रॉपर इसके 99% चांसेस है मार्च के एंड तक आपका जो पीजीटी के पेपर है वो स्केड्यूल हो जाएंगे। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि पीजीटी के पेपर कब तक हो सकते हैं, हम अपनी प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग करके रखें। तो आप अपनी जो तैयारी है मार्च और मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल तक पूरी इस तरीके से तैयारी कर लो। वैसे तो टाइम बहुत कम है पीजीटी के लिए क्योंकि सब्जेक्ट कंसर्न बहुत ज़्यादा होता है, बट आपकी इतना मार्च अप्रैल तक आपका बहुत हद तक सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो यहाँ तक की आप तैयारी रखिए। अब आते हैं पीआरटी पर। तो पीआरटी में आपको पता ही होगा पार्ट 1 और पार्ट टू जो आता है वो 100 नंबर का, सब्जेक्ट कंसर्न या साइकोलॉजी, पेडागोजी जो भी बोल रहे हो वो 100 नंबर की आती है। और पार्ट 1 में 20 करके 5 सेक्शन में आपका जो है वो डिवाइड होता है। तो फर्स्ट सेक्शन में आपका क्या आता है, रीजनिंग के बाद आपकी आती है जीके, फिर मैथ्स, फिर हिंदी और फिर इंग्लिश और लास्ट में आपकी आती है हिंदी। DSSB का ये पैटर्न है। ठीक है, तो मैं पहले जब प्रिपरेशन करती थी, जब DSSB के मैंने पहले एग्जाम दिए तो मेरे हाईएस्ट मार्क्स जो गए थे 124 तक गए थे। ठीक है, और 125 पे कट ऑफ थी, जैसे 124 पे कुछ कट ऑफ थी, 123 पर मेरे मार्क्स थे, जिस वजह से मेरा नंबर नहीं आ पाया था। मैं एग्जैक्ट डेटा भी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जिनको अब कट ऑफ एग्जैक्टली पता होगी वो कमेंट करते कि आप तो झूठ बोल रहे हो, आप तो गलत बोल रहे हो, इतनी कट ऑफ गई थी, तो इतना था। ठीक है, तो उस टाइम पे मेरे इतने मार्क्स आते थे, लेकिन इस बार जो मार्क्स आए वो 150 प्लस है, वो आपने देखे होंगे। ठीक है, 152 मेरे मार्क्स थे लास्ट टाइम जो DSSB पीआरटी का पेपर हुआ है उसमें। तो ये जो 25 नंबर जंप करे हैं मैंने किस तरीके से करे वो मैं स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर कर देती हूँ, और उसमें आपको कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए वो मैं आपको
बता देती हूँ। तो देखो, जब अभी इस बार की वैकेंसी आई थी ना, तो ऐसा था कि इस बार कट ऑफ ज़्यादा जाने वाले, क्योंकि पीआरटी की कट ऑफ कभी भी इतनी ज़्यादा नहीं गई थी। हाईएस्ट जनरल की गई थी 124, वो भी डीओई की, इससे पहले नहीं गई थी। तो इतना था कि 140 तक कट ऑफ जाएगी। तो मैंने सोचा कि अगर 140 कट ऑफ जा रही है तो मुझे एटलीस्ट 140 प्लस ही मार्क्स लाने, ताकि मैं सेफ हो जाऊँ। ठीक है, मार्क्स तो 140 प्लस आ गए, लेकिन सेफ तो मैं फिर भी नहीं हो पाई। ठीक है, लेकिन हाँ ये था कि मैं अपने मार्क्स से सेटिस्फाई थी कि मेहनत करी तो चलो इतने मार्क्स आ गए। बाकी वो कैटेगरी वगैरह जो भी रहता है वो फाइनल में मैं रह ही जाती थी। तो ये जो 25 मार्क्स का मैंने गैप करा था ना, मैंने थोड़ा सा पार्ट 1 पे फोकस करा था। पहले वैकेंसी आती थी और मोस्टली बच्चे यही करते होंगे कि पार्ट 1 में ना तैयारी करने के लिए हमें 5 अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ता है, और 5 सेकंड जो है वो अकेले 100 मार्क्स का है। तो सबको लगता है कि हम उस पर्टिकुलर 100 मार्क्स पे फोकस कर लें, पार्ट 1 में नंबर आ जाएंगे, क्योंकि अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम जाएगा। तो 100 नंबर का इंपॉर्टेंट है, तो हम उसको अच्छे से प्रिपेयर करें। लेकिन देखो, दोनों की वेटेज ना बराबर है, वो भी आपको 100 नंबर देगा, वो भी आपको 100 नंबर देगा, तो प्रिपेयर तो आपको दोनों ही करना पड़ेगा। अभी मैं नहीं बोलूँगी कि आप छोड़ो, क्योंकि मैंने मेहनत करी उस चीज़ पे, तो उस पर्टिकुलर पार्ट पर मुझे मार्क्स मिले। तो 20 नंबर की जैसे आपकी जीके आती है, तो जीके के लिए आपको क्या करना है, छोड़ के नहीं जाना। अगर पेपर आपका पास होता, पेपर की डेट आ गई होती, तो मैं भी कहती कि हाँ छोड़ दो, बट अभी जब आपके पास टाइम है ना, तो आपको जीके प्रिपेयर करनी है। एक बार अगर आपने जीके प्रिपेयर कर ली, तो हर आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपकी जीके तैयार हो गई। क्योंकि जैसे जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, वो ये स्टैटिक है, ये मतलब ये चेंज नहीं होने वाली ना। तो एक बार आप अच्छे से इसको तैयारी करके रख लो, तो वो हर एग्जाम में आपके काम आएगी। करंट अफेयर इज डिफरेंट थिंग, वो तो चेंज होता रहेगा, उसको तैयारी करनी भी पड़ती है, बट अभी आप स्किप कर सकते हो। जब आपके एग्जाम की डेट आएगी उससे पहले के 2 महीने के करंट अफेयर कर लेना, इट विल बी सफिशिएंट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जीके के लिए आप लूसेंट उठा लो, उसमें हिस्ट्री शुरू करो और हिस्ट्री खत्म कर दो पढ़ते पढ़ते। एक साथ ये गलती कभी मत करना, आप एक साथ हिस्ट्री भी पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हो, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ रहे हो, नहीं करना। हिस्ट्री उठा लो, हिस्ट्री खत्म करो, हिस्ट्री के टेस्ट लगाओ, पुराने प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वो दो, और उस तरीके से देखो कि आपकी प्रिपरेशन हो रही है या नहीं। ऐसे ही सेम ज्योग्राफी के साथ करो और पॉलिटिकल साइंस के साथ करो। और इसके लिए आपको DSSB के प्रीवियस ईयर के पेपर करने हैं। तो जो स्पेशली पीआरटी वाले हैं ना, वो सिर्फ पीआरटी तक सीमित मत रहना। पार्ट 1 के लिए जो LDC के पेपर होते हैं, क्लर्क के पेपर होते हैं, जूनियर असिस्टेंट के पेपर होते हैं, सारे पेपर लगा लो पार्ट 1 के लिए। अगर आपने करीब बहुत है DSSB की पोस्ट और सब कुछ बहुत है, अगर आपने करीब 50 से 60 पेपर भी लगा लिए ना पार्ट 1 के लिए पूरे, तो आपका पार्ट A बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात ये रहती है कि जो पीआरटी है ना, अपनी वोकैबलरी या जो पार्ट 1 के क्वेश्चन है ना, मतलब इधर एक्सचेंज करता है। टीजीटी वाले पीआरटी में नहीं डालेगा, लेकिन जो जूनियर असिस्टेंट के मान लो पीआरटी में आ गए, पीआरटी वाले वहाँ पे पूछ लेगा। तो ये चीज़ें बहुत करता है, और ये सारी चीज़ें आपको जब भी पता चलेंगी जब आप पेपरों को अच्छे से खंगालोगे, उनको देखोगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको ज़रूर करने हैं। अगर आपके पास नहीं है ये चीज़ें, तो विजडम अकेडमी के नाम से मतलब ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम पर, आपको पता ही होगा, तो आप एक बार वहाँ पे मैसेज कर देना। मैं आपको वहाँ पे DSSB पीआरटी के सारे पुराने पेपर वो प्रोवाइड करवा दूंगी। और जो अलग है पेपर होते हैं पार्ट 1 के लिए, क्लर्क वाले, जूनियर असिस्टेंट वाले, इंजीनियरिंग वाले, सारे वो वहाँ पे मैं आपको अवेलेबल हो जाएंगे, सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर पार्ट 1। ठीक है, अभी देखो पार्ट 1 क्या है, हमारा 100 नंबर का आएगा, लेकिन जब आप पेपर देते हैं दूसरा आप लोग देखोगे तो वो 200 मार्क्स का आता है। यानी कि आपको 40 नंबर की हिंदी मिलेगी, 40 नंबर की इंग्लिश, 40 नंबर की मैथ्स, 40 नंबर की रीजनिंग, 40 नंबर की इंग्लिश या जीके। तो बोर नहीं होना, उसको आपको करना है, प्रिपेयर आपका अच्छे से हो जाएगा। तो जीके इस तरीके से करो, सेम इस तरीके से आपको प्रिपेयर करनी है हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स सबसे बेस्ट अगर मैं बोलूँगी, आप लोग पहले से प्रिपेयर करके आ रहे हो, आप बिल्कुल बेसिक चीज़ें आपको पता है सारी, आपको बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर निकाल लो और सारे कर लगाने शुरू करो। आपको बहुत हेल्प मिलेगा। जब आप मॉक टेस्ट भी दोगे ना, आपको लगेगा, क्योंकि देखो DSSB में स्पीड तो चाहिए। 200 नंबर का पेपर होता है और 2 घंटे हमें मिलते हैं, तो जल्दी जल्दी स्पीड करना होता है। तो जब क्वेश्चन करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा किस तरीके का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, किस तरीके का क्वेश्चन छोड़ना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं होते, बहुत टाइम कंज्यूम भी होते हैं। तो अगर एक क्वेश्चन 3 से 4 मिनट ले लेगा तो वो वर्दी नहीं है, तो आपको छोड़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगी, जब आप क्वेश्चन करोगे। और जब क्वेश्चन कहाँ से करोगे, जो प्रीवियस ईयर है जब आप लगाओगे, और सेम पैटर्न अगर हमारा लक अच्छा है, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आ गया, तो पता चल जाएगा अच्छा ये है, इसको तो छोड़ना है। पर अभी मान लो आप पेपर देने जा रहे हो, पहली बार आप ताजे पेपर में बैठ रहे हो, नया नया क्वेश्चन है, पढ़ लिया, सॉल्व कर रहे हो, लगे पढ़ो, अब फिर पता चल रहा है कि नहीं होगा। तो इससे अच्छा है कि इतनी प्रैक्टिस कर ली जाए
है कि क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल जाए कि छोड़ना है या करना है। पार्ट है आपको इस तरीके से तैयार करना है, जीके में करंट अफेयर के क्वेश्चन छोड़ के सारे पुराने क्वेश्चन अच्छे से कर लेना अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, सो दैट अगर वो पार्ट अगले पेपर में आपका आता है तो आपको हेल्प मिल जाए, क्योंकि DSSB का पेपर शिफ्ट वाइज होता है, अब तो आपको पता ही होगा। बाकी जो बच्चे बेसिक से जिनको स्टार्ट करना है, ठीक है, जो बच्चे बेसिक से स्टार्ट करना है, जिनको नॉलेज नहीं है या पहले पेपर नहीं दिया, फर्स्ट टाइम पेपर देंगे, तो जीके के लिए लूसेंट ले लो, आप पढ़ सकते हो। नहीं तो अलग अलग खान सर के या कहीं से भी कोर्स ले लो अलग अलग। अगर आप खुद से नहीं पढ़ पाते हो तो खुद को मोटिवेट रखने के लिए पैसे खर्च होंगे तो पढ़ोगे भी, कि आप वहाँ से पॉलिटिकल साइंस कर रहे हो या हिस्ट्री कर रहे हो, इस तरीके से अलग अलग कोर्स लेके आप वो स्टार्ट कर दो। हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है, एक बार उसको अच्छे से कर लिया तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो आपके लिए प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के लिए आपको नीतू सिंह की जो है वॉल्यूम 1, 2, 3 सब वही सजेस्ट करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास इतना टाइम है तो आप ले लो। वैसे देखो कोई भी बुक खराब नहीं होती, अगर आपके पास खुद की भी कोई इंग्लिश की बुक है तो आप वहाँ से प्रिपेयर करो, लेकिन जो मार्क्स दिलाती है इंग्लिश में, क्योंकि जर्नल है, हर बच्चे के दिमाग में मतलब वही कॉमन एरर्स आएंगी, हर बच्चा वहाँ पे गलती कर सकता है, लेकिन बच्चा नंबर कहाँ लेके जाता है इंग्लिश में, वो लेके जाता है वोकैबुलरी में, ठीक है। तो यू हैव टू प्रिपेयर वोकैबुलरी और उसका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। आप सोचो कि आप एक दिन में 500 शब्द रट के जा रहे हो और अगले दिन पेपर है आप कर लोगे, नहीं करोगे, भूलोगे, 100% ह्यूमन नेचर है, इंटेलिजेंस है, सब भूलोगे, नहीं होगा। लेकिन धीरे 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 उसको प्रिपेयर करोगे तो वो ज़रूर होगा, और ये आपको करना ही पड़ेगा, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो डे 1 जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप अपने वो कैप करना स्टार्ट कर दो। वो आपकी मर्जी है आप किस तरीके से करोगे, क्योंकि आपको सिनोनियम्स करने हैं, एंटोनियम्स करने हैं, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने हैं, इडियम एंड फ्रेजेस करने हैं, ठीक है। तो आप इसको देखो और स्टार्ट करो। दिन के 5 वर्ड हैं, आप उनको पढ़ो, लिखो और करो। इसके लिए आप यूट्यूब की हेल्प ले लो, न्यूज़पेपर की हेल्प ले लो, जो बुक आपके पास है आप वो करो। 5 वर्ड आपने लिखे, ठीक है, उसको अच्छे से याद कर लो और उसका डेली सेंटेंसेस में यूज़ कर लो, मम्मी से बात करते हुए, पापा से बात करते हुए, कैसे भी उसका यूज़ कर लो, ठीक है। मैंने ये थोड़ी सी स्ट्रैटेजी यूज़ करी थी जब मुझे अपनी थोड़ी सी इंग्लिश इंप्रूव करनी थी, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से थी, मुझे बहुत प्रॉब्लम आती थी हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। बट फॉर KVS interview I have to prepare and be ready for myself for any language, or you can say in Hindi, in English and Punjabi, which I mention in my demo. So मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो आप भी ऐसे सोचो कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आपको करना है। तो 5 आपने लिख लिए, फिर अगले दिन आपने 5 लिखे, तो जब आप उनको पढ़ रहे हो तो उन 10 के 10 को ये पढ़ो, फिर नेक्स्ट डे हो गए 15, तो उन 15 के 15 को रिवाइज करो, तो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में हो जाएंगे और पेपर के टाइम पे रिवाइज करके जाओगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा गोल देंगे, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग में मैंने क्या करती थी, पहले छोड़ के जाती थी कि जितने भी आते हैं मेरे 15-16 नंबर बन जाते थे, तो पहले मैं छोड़ देती थी, नहीं करती थी कि 15-16 तो आ रहे हैं तो मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ, पार्ट सेकंड ना करूँ। बट इस बार मैंने स्पेशली फोकस करा था मैथ्स और रीजनिंग में कि मैं 19 में से मतलब 20 में से 19 नंबर और मैथ्स में 20 में से 20 नंबर ले लूँ तो मुझे ये मिले, ठीक है। इस बार रीजनिंग में मैं 19 क्वेश्चन करके आई थी, जो सेकंड वाला एग्जाम था, क्योंकि 2 एग्जाम हुए थे PRT के, तो मेरे उसमें 20 में से 19 नंबर ही है, मतलब एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, मेरे से नहीं हुआ था, तो 19 में से 19 है, और मैथ्स में उस टचवुड मेरे पेपर में 20 में से 20 है। तो 20 क्वेश्चन करें, प्रैक्टिस का थोड़ा सा फायदा मिला, वो मेरे 20 में से 20 है। और 20 में से 20 कहाँ से, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना बहुत लगाए थे, सारे पेपर मेरे को अभी भी याद है, इतना बड़ा, क्योंकि पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में छप के आता है, मैंने कुछ प्रिंट आउट निकलवाए थे, इतना बड़ा बंडल वो निकल के आए थे, तो मैंने सारा ही वो प्रैक्टिस करा था। नहीं मतलब उसमें मैथ्स नहीं था, सारे ही पेपर थे, बट वो हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है, पेपर बहुत कंज्यूम करता है, तो मैं ये नहीं करी मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत करी, बट उसमें जितना भी मटेरियल था वो सारा मैंने सॉल्व करा था, तो मुझे आइडिया मिला कि इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन DSSB पूछता है, ये पैटर्न है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे कर सकता है, तो मैंने उसकी प्रैक्टिस करी और वो मुझे फ़ायदा मिला, जो मैंने कि हाँ ये क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। और टचवुड उस बार की मैथ्स बहुत अच्छी थी, बहुत ईजी थी, 20 में से 20 मेरे नंबर आए, तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि चलो यहाँ पे हाँ थोड़ा सा मेहनत का रिजल्ट दिखा। तो इस तरीके से आप लोग प्रिपेयर करो, अगर आप लोग अच्छे हो ऑलरेडी करने में तो। बट अगर आपको स्टार्ट करना है रीजनिंग करना, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर करने हैं, देखो जो DSSB है ना वो 3D वाला नहीं पूछता है, मतलब जो एडवांस मैथ्स है ना वहाँ मत जाना, वो नहीं करता। अगर कोई आपको बोलता भी है तो भी आपको नहीं करनी, एडवांस DSSB नहीं पूछता। अलजेब्रा हो गया या जो आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री वगैरह होती है चीज़ आपको नहीं छूनी, आप अपनी 2D वाली करो, मेंसुरेशन उसमें ज़रूर इंक्लूड कर लेना, ये सारी चीज़ें करो, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और अच्छे खासे बनते हैं। लास्ट टाइम जो DSSB का था एक ही पैटर्न था, सारे शिफ्टों में पैटर्न पे घुमा घुमा के वो सवाल दे रहा था, डिजिट चेंज कर रहा था, लेकिन क्वेश्चन आपको सेम मिल रहे थे।
क्वेश्चन की लैंग्वेज भी सेम थी, बस डिजिट अलग थी। तो अगर आपको कहीं और से ऐसी हेल्प मिल जाती तो बहुत अच्छा होगा, प्रीवियस ईयर कर लेना। अगर आप फ्रेशर हो तो आप टॉपिक वाइज टॉपिक ना रीजनिंग से के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो। रीजनिंग और मैथ्स के टॉपिक समझना शुरू कर दो। यूट्यूब पे वीडियो सर्च करो कि ये टॉपिक और वीडियोस देखो कि कौन सी अच्छी है, आपको कहाँ से समझ में आ रहा है। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं, कुछ बीच में होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं। तो सबको अपने आप को कॉम्पिटिशन देने के लिए ना उस हिसाब से थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप लोग वीडियो सर्च करो अच्छे से, सारी चीज़ें देखो कि कहाँ से आपको समझ में आ रहा है, और उस पर्टिकुलर चैनल को पकड़ लो और अपना पूरा कोर्स कर डालो उससे और समझ लो, क्योंकि बहुत अवेलेबल है यूट्यूब पर। स्टिल आपको पैसा खर्च करना है तो आप कोचिंग ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोर्स खरीद लो, चाहे तो ऑनलाइन कोर्स खरीद लो, चाहे तो ऑफलाइन कोर्स खरीद लो। और उसकी प्रैक्टिस करने के लिए ना आप एक पास अपनी बुक रखना जहाँ से आप प्रैक्टिस करोगे। ऑब्वियसली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट मैं यूट्यूब चैनल या फिर कोई कोचिंग वगैरह क्यों कह रही हूँ, देखो रीजनिंग और मैथ्स में क्या होता है, जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं, हमारे आंसर आ रहे होते हैं, हमें बहुत मजा आता है, बढ़िया से करते हैं। लेकिन जैसे मैथ्स में एक क्वेश्चन फंसा, नहीं समझ में आया, दो क्वेश्चन फंसा, नहीं समझ में आ रहा, नहीं हो रहा, हम ऐसे उठा के ना साइड में रख देते हैं कि भाई नहीं हो रहा, क्योंकि मोरल डाउन हो जाता है, नहीं समझ में आता कि क्या करें। तो उस चीज़ को खत्म करने के लिए ना आपके पास ऐसा कोई होना चाहिए जो आपके डाउट्स पूरे करे, डाउट्स आपको बताए। अगर आप मैथ्स में आपको डाउट रह गए ना आपके, या डाउट्स लेकर के चलोगे, तो फिर आपको मज़ा नहीं आने वाला, ना ही आपको आगे की ग्रोथ हो पाएगी मैथ्स में उस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो आप ये चीज़ ध्यान रखना कि आपके डाउट्स जरूर खत्म होने चाहिए, डाउट्स ना रह जाए। मान लो आपने सोचा चलिए क्वेश्चन छोड़ देते, नहीं हो रहा, वही आ जाए पेपर में, तो क्योंकि किसी भी कॉन्सेप्ट से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको डाउट्स जरूर पूरे करने हैं। आप अपने पास ऐसी संसाधन, ऐसा रिसोर्सेज जरूर रखो जो आपके डाउट जरूर पूरे करें, और उसके हिसाब से आप अपना लेवल बना के चलते रहो। आप किरण की बुक्स ले सकते हो, आपको बिल्कुल स्टार्ट करना है तो जो RS अग्रवाल में हमेशा सजेस्ट करते हो बिगिनर्स को, आप वो ले सकते हो। सेम रीजनिंग में अरिहंत की बुक आती है, आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, सारी बुकें एकदम से खरीद लोगे ना तो आपको ये लगेगा ये इंग्लिश भी करनी है, हिंदी भी करनी है, रीजनिंग भी करनी है, जीके भी है, ये भी कैसे करें। थोड़े थोड़े से स्टार्ट करो, जब आप फ्लो बन जाए, आपका अच्छे से पढ़ाई होने लग जाए, तो एक एक करके बुक खरीदो। बाकी ऑनलाइन इतना ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है कि आपको उन सब चीज़ों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और हाँ, आप मेरे से पूछते हो कि आपने कोचिंग कहाँ से ली थी, हम कौन सा कोर्स लें, क्या करें। तो अभी मैं एज अ गवर्नमेंट टीचर काम कर रही हूँ, बट इससे पहले मैंने जितनी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करी है, चाहे मैंने UPSI निकाला है, दिल्ली पुलिस निकाला है, DSSB भी निकाला है, बस ईडोजियर के टाइम पे फाइनल उसमें रह जाती हूँ। तो मैंने अभी तक पर्टिकुलर जो तैयारी करी ना वो सेल्फ स्टडी करी है, कहीं कोचिंग वगैरह नहीं ली, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था। क्योंकि मैंने काम करते हुए, मतलब मैं काम कर रही होती थी उस टाइम पे, स्कूल वगैरह में पढ़ाना, कोचिंग लेना, तो मेरे को ऐसा जितना टाइम नहीं मिला था कि मैं कोचिंग ले पाऊँ या तैयारी करूँ। तो मैंने सेल्फ स्टडी ही करी है। इस KVS एग्जाम में भी सब सेल्फ स्टडी, इंटरव्यू वगैरह कोई कोर्स कहीं से नहीं लिया। तो अगर आप ये लिख रहे हो कि आप कोचिंग सेंटर का नाम बता दो, आपने कहाँ से की थी, आप बताना नहीं चाहती, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने नहीं ली, कहीं से तैयारी नहीं करी, और ये जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरा अपना पर्सनल चीज़ें हैं, मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप उनको अच्छे से यूज़ कर पाओ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पार्ट 1। वीडियो आई गेस बहुत लंबी हो रही है, बट आई होप आपको सारे आपके डाउट मिल जाए, आपको किसी तरीके का कुछ चीज़ रह ना जाए, किस चीज़ के लिए कौन सी बुक। करंट अफेयर जब आपका एग्जाम की डेट आ जाएगी ना, उससे 2 महीने के पहले के सारे उठा के कर लेना, हो जाता है आराम से। क्योंकि 3 क्वेश्चन आएंगे मुश्किल से, 3 से 4 बस। उस 3 से 4 क्वेश्चन के लिए ना जो आपके जीके के 16 क्वेश्चन है उसको कुर्बान मत करना, उसको अच्छे से पढ़ लेना। मैं पहले जीके नहीं करती थी, जीके में 1 या 2 या 3 नंबर आते थे मैक्सिमम, लेकिन इस बार मेरे जीके में 13 नंबर थे। मैं नहीं कह रही कि बहुत ज़्यादा है, 20 में से 20 लिया ही मैं, नहीं, मेरे 12 या 13 नंबर थे जीके में। बट ये देखो ना कि जहाँ मैं पहले जीके में 1 से 2 नंबर ला रही थी, इस बार 13 नंबर आ गए, सीधे 10 नंबर तो मेरे यही इंक्रीज हो गए ना। और जो मैथ्स में मेरे, मतलब मैं 16-17 ला रही थी, इस बार 20 आए, उस रीजनिंग में 19 आए, तो यही मेरे जो नंबर बढ़ गए थे 20-25 नंबर, मतलब थोड़ा बड़ा योगदान है इनका इसमें बढ़ाने में, इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब आता है हमारा पार्ट 2, सेकेंड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आपको पता है आपको NIOS पढ़ना है। तो NIOS से रिलेटेड आप लोगों के डाउट ये हैं कि हम NIOS की समरी पढ़ लें। प्रतीक शिवालिक की बुक है, और वो जो सर हैं अध्ययन मंत्रा वाले सर हैं उनकी बुक है, हिमांशी सिंह की बुक है, तो क्या हम उनकी बुक से समरी पढ़ लें। देखो मेरे पास इनमें से कोई बुक नहीं है, आप लोगों के कहने पे मैंने प्रतीक शिवालिक की सर की बुक मंगाई थी, तो वो भी ना NIOS वाली नहीं है, वो साइकोलॉजी वाली है। ठीक है, तो साइकोलॉजी वो सब मैं रिव्यू दे चुकी हूँ, आप वो देख सकते हो। NIOS मेरे पास नहीं है, तो आपको इसमें से, मैंने कोई बुकें नहीं खरीदी, मैंने कोई कोर्स नहीं लिया, तो उस बेसिस पे मैं आपको सजेस्ट नहीं कर सकती ना। इनमें से मेरे पास किसी की बुकें नहीं है। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको सच बता रही हूँ। तो अगर आपको इनमें से किसी की भी बुक लेनी है ना, आप ले लो, क्योंकि सबकी जो बुकें हैं पूरा NIOS किसी में भी नहीं है, सब में समरी है। ठीक है, चाहे वो हिमांशी सिंह किसी की भी है,
तो वो उस समय समरी है। अगर आपको समरी करनी है तो आप उसकी बुक ले लो, किसी भी एक बुक को मीडियम बना लो, क्योंकि बुक कोई ख़राब नहीं होती, बस उसको पढ़ने की बात है। तो 10 बुकों को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि आप एक बुक को 10 बार पढ़ लो। तो आपको जो समझ में आ रहा है, कि जिसको फॉलो करना चाहते हो आप उसकी एक बार बुक ले लो और उसको अच्छे से पढ़ लो। इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस समरी वमरी के चक्कर में ना पढ़ के आप NIOS का जो पूरा कंटेंट है ना, पूरा पूरा पढ़ो। आई नो बहुत ज़्यादा है, टाइम भी लगेगा समझने में, हो भी नहीं पाएगा इतनी जल्दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा है, 10 बुकें हैं। बट उससे ये होगा कि क्वेश्चन अगर आपको कहीं से कुछ भी आ रहे हैं तो आप कर पाओगे। समरी में क्या, आपको एक अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी। अच्छा, इस चैप्टर में ऐसा बोला गया, इस चैप्टर में ऐसा बोला गया, अच्छा ओके, समरी बन गई। आप उस बेसिस पर क्वेश्चन लगाना शुरू करोगे अपने अनुमान से। लेकिन DSSB क्या करता है, वो चैप्टर के बीच में से ना स्टेटमेंट उठा के डाल रहा है। अब समरी में आपको प्रॉपर स्टेटमेंट तो नहीं बताई गई होगी, जैसे कैसे पेपर दिया उन्होंने कि पुराना पेपर उठाना आप लोग देखना, किसी भी चैप्टर से पर्टिकुलर कोई भी उन्होंने लाइन उठा ली, लाइन डाल दी, अब बताओ इसका आंसर क्या है। तो वो स्टेटमेंट को पूरा करने के लिए आपने जब वो चैप्टर पढ़ा होगा तभी तो आपको पता होगा, वरना आप तो अनुमान ही लगाते रहोगे। अच्छा, इसमें अवधारणा हो सकता है, तर्क हो सकता है, समस्या समाधान हो सकता है, चिंतन हो सकता है, या आप अपनी समरी की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से करोगे, ठीक है। बट अगर वो प्रॉपर स्टेटमेंट आपने पढ़ी होगी तो चांसेस ज़्यादा है कि आपको समझ में आ जाए। बाकी ये बात बहुत सही है कि आप लोग लिखते हो कि एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी तो आप लोग लगा सकते हो। तो यस, आपको NIOS करनी है। तो फिर अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि क्या सिर्फ NIOS करें? नहीं, NIOS के भरोसे पेपर देने मत जाना DSSB का। DSSB अनप्रेडिक्टेबल, वो नहीं पता कब कहाँ से आपको चेंज करके दे दे। कभी 2018 से एकदम से NIOS देने लगी, अभी NIOS के बाद जब पेपर लिए सब्जेक्ट में डिवाइड कर दिए 5-5-5 में, और सारी पेडागोजी में से क्वेश्चन पूछ डाले। तो आपको बुकें तो पढ़नी है, अब चाहे आप समरी पढ़ो NIOS की या पूरी बुक पढ़ो, वो आपकी चॉइस है। लेकिन इसके साथ साइकोलॉजी कोई भी लेके अच्छे से तैयार करके जाना, पूरी साइकोलॉजी, क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी वहीं से बनेगी। उसमें लर्निंग, मोटिवेशन, प्रेरणा, सब जो आप पढ़ोगे उसमें आपका अच्छे से होगा, ठीक है। तो पार्ट 2 के लिए आपको NIOS पढ़नी है और कोई भी साइकोलॉजी की बुक पकड़ के अच्छे से कर लो, फिर इसके MCQ लगाने स्टार्ट करो। और इसके साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो। 2018 वाला भी छोड़ देना, लेकिन 2019-2021 वाले पेपर जो है सारे आपको करने हैं, सारे। उसको ना, उससे आपको ना एक समझ पैदा होगी कि अच्छा DSSB इस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का तरीका भी ना पार्ट 2 का DSSB का थोड़ा सा डिफरेंट है। तो वो आप तभी समझ पाओगे जब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा कि कैसा क्या है, क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको DSSB PRT की तैयारी करनी है, और अपने आप को रेडी रखो, अपनी तैयारी जो है स्टार्ट कर दो, किसी का भी वेट मत करो। बाकी आपने जो कमेंट्स करे थे, थोड़ा लेट ही सही में वीडियो बना रही हूँ, इसमें प्रॉपर लिखा हुआ है मैंने, और सारी बातों का आपका जवाब दे दिया है। स्टिल कुछ भी रह जाता है तो वो आप लोग कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट टाइम जब भी टाइम मिलेगा मैं